अब फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल 3.1 से। ओके जी। अच्छा, कोई भी जो एग्जांपल है इस बुक के अंदर या स्लाइड्स के अंदर होगी, वो बेसिकली गिवन नहीं होती इस तरह की चीज़। ये हेडिंग तो एग्जांपल को खुद से रीड आउट करके खुद से बनाई जाती है कि अच्छा ये इससे रिलेटेड एग्जांपल है, ये इससे रिलेटेड एग्जांपल है, ये एज ए नोट्स हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेट से बात आपको ये गिवन नहीं होगा कि प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इन अ टैंक, ये तो एक एनालिसिस है। खैर, नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो गिवन होती है, अ रिजिड टैंक कॉन्टेन्स 50 kg। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो पहले प्रीवियसली हम स्टडी कर चुके होंगे चीज़ें, उनको ज़हनशीन करना बड़ा ज़रूरी है। क्या रिजिड टैंक से पहले आपने एक वर्ड पहले पढ़ा? सर वो ओपन के रिलेटेड। ओपन के रिलेटेड क्या था? सर वो आपने बताया था कि रिजिड में मतलब मेरे ख्याल से प्रेशर शायद कांस्टेंट होता है या कुछ इस तरह। अच्छा, बाकी लोग रिजिड टैंक से रिलेटेड कुछ आपने जम्पशन अगर कोई की हो, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया हो, इसकी बेस के ऊपर कुछ एनालिसिस किया हो, कोई काम किया हो? सर वो सर पिछला रिजिड न्यूमेरिकल टैंक किया वो था होता है जिसमें। जो मतलब जी। किसी पे मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं या कुछ भी करें तो वो अपनी शेप या चेंज ना करे तो वो रिजिड होता है, उसमें कोई चेंज ना आए। अच्छा अच्छा, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड को रिजिड का जो लफ्ज़ी मतलब होता है ना, सख्त और सख्त को ज़रा उसकी सलीस इंग्लिश या उर्दू करके सारे बता रहे हैं। रिजिड टैंक की आपको एग्जांपल या स्लाइड के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि रिजिड सर टैंक वो आप सॉलिड स्टेशन, में भी थी। क्या किया था सॉलिड को हमने? सर मैंने कहा कि वो सॉलिड मतलब कि सॉलिड फॉर्म में होगा ना, मतलब कि वो चेंज नहीं करेगा, मतलब उसके अंदर हम जितने भी वो वाटर वगैरह यूज कर ले सर, वो तो कांस्टेंट रहेंगे ना, और वो चेंज नहीं हो सकते, मतलब उसकी वजह एक्यूरेसी होगी। जो रिजिड टैंक की स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी उसमें क्या था कि रिजिड टैंक से रिलेटेड जब आपने स्टेटमेंट पे आपने कहा था कि वो स्टेशनरी सिस्टम है, उसके अंदर चेंज इन कैनेटिक और चेंज इन जो पोटेंशियल है वो उसमें ज़ीरो कंसिडर करते हैं। जब भी आप रिजिड टैंक का टर्म यूज़ करेंगे मोस्टली आप उसको स्टेशनरी सिस्टम के तौर पर कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है। सो प्रीवियसली हमने चैप्टर 1 या 2 के डेटा के अंदर होपफुली ये चीज़ को स्टडी भी किया है। सो रिजिड टैंक कंटेन्स 50 kg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। अच्छा, इसमें जो स्टेट है वाटर की वो हमें गिवन है कि सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है। अगर यहाँ पर सिंपल वर्ड वाटर का लिखा होता तो हमने खुद से एनालाइज करना था कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड वेपर है, या लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, या कंप्रेस्ड लिक्विड है, या सुपरहीटेड वेपर है। तो ये जो 4-5 स्टेट्स हैं ये सारी की सारी हमने खुद से आइडेंटिफाई करनी थी अगर हमें ये नाम बताया होता। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है और इसका मास 50 kg है और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ 90 डिग्री, राइट। सो हमें टेम्परेचर बताया हुआ है। हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन द प्रेशर इन द टैंक। हमने टैंक के अंदर प्रेशर बताना है एंड वॉल्यूम ऑफ द टैंक, और हमने उसका वॉल्यूम बताना है कि टैंक के अंदर ये हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो वाटर है सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन के अंदर, इसका वॉल्यूम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा, यानी कि जो हम टेबल देखेंगे वो वाटर का टेबल देखेंगे, और वाटर के टेबल के अंदर भी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल है हमारे पास, एक हमारे पास सैचुरेटेड टेबल है, और एक सुपरहीटेड है। ठीक है। तो मुख्तलिफ हमारे पास टेबल्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से टेबल में जाना है? तो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड ये हमें गिवन है, इसका मतलब है कि हमने सैचुरेटेड टेबल में जाना है।
हमने सुपर हीटेड या कॉम्प्रेस टेबल में नहीं जाना। तो एक तो पहली इंडिकेशन हमें सैचुरेटेड ने बताई है कि आपने जो टेबल देखना है वो सैचुरेटेड टेबल देखना, ठीक है। और उसके अलावा हमें टेम्परेचर गिवन है। तो सैचुरेटेड के अंदर फर्दर जो होती हैं वो दो टाइप के आपके पास टेबल्स गिवन होते हैं, एक तो प्रेशर टेबल है और एक टेम्परेचर टेबल है। तो चूँकि हमें टेम्परेचर दिया हुआ तो इसीलिए हम टेम्परेचर टेबल को जो है वो देखेंगे। अब उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल ओपन करता हूँ मैं ज़रा बुक के अंदर जो है। ये मैं टेबल नंबर A4 पर आया हूँ और आपके सामने टेबल गिवन है। अब टेबल नंबर A4 पे आने का मकसद ये है कि स्टेटमेंट के अंदर गिवन था सैचुरेटेड वाटर। नो डाउट कि लिक्विड का वर्ड भी था, तो सैचुरेटेड लिक्विड से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको इसी टेबल के अंदर ही मिल रहा है। वो अलग बात है कि हम किस डेटा में इंटरेस्टेड हैं, वो भी ज़रा बात की बात है। तो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर की वजह से हम सैचुरेटेड वाटर टेबल में आए और साथ में इधर लिखा हुआ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इस वजह से टेम्परेचर में है क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर गिवन है 90 डिग्री, कि आपके पास टेम्परेचर है 90। आपने क्या काम करना है कि आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिटरमाइन द प्रेशर। सो अगर आप 90 के ऊपर देखें तो इसके सामने आपको प्रेशर मिल रहा है। प्रेशर आपके पास गिवन है 70.183। अब इस प्रेशर का सिंबल क्या है या इस प्रेशर का यूनिट क्या है, तो वो टॉप पे गिवन है। यानी कि अगर इसको सिंबल इसको सिंबल्स के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि दैट इज़ बी सैचुरेटेड, यानी कि आपका सैचुरेशन प्रेशर है और उसकी जो यूनिट है दैट इज़ किलो पास्कल। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली है कि हमने प्रेशर फाइंड आउट करना। फिर आपके पास गिवन था कि आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना, ठीक है। और अब वॉल्यूम अगर यहाँ पर आप देखें तो दो तरह के वॉल्यूम गिवन है, एक तो सैचुरेटेड लिक्विड गिवन है और एक सैचुरेटेड वेपर गिवन है। तो आपको कौन सा फाइंड आउट कर, कौन से कॉलम को कंसिडर करेंगे? दो चीज़ों, सैचुरेटेड लिक्विड वाला था। सैचुरेटेड लिक्विड को करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर गिवन था सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। स्टेटमेंट के आपके पास गिवन था सैचुरेटेड लिक्विड वाटर, तो लिहाजा आप सैचुरेटेड लिक्विड वाला वॉल्यूम लेंगे। सो 90 डिग्री के ऊपर प्रेशर के साथ साथ ये जो आपके पास वॉल्यूम गिवन है इस वॉल्यूम को आप चूज़ कर लेंगे। और अगर सैचुरेटेड प्रेशर का सैचुरेटेड वेपर का वहाँ पे मेंशन होता तो आप ये वाला वॉल्यूम ले लेते, ठीक है, जो कि फिल वक्त हम नहीं ले रहे। तो दो वॉल्यूम गिवन थे, हमने सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम जो है उसको चूज़ किया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यही टेबल है उसको देख रहा होता, आगे पहुंच जाता है, अगर टेबल A5 देखे तो उसके ऊपर लिखा वो भी सैचुरेटेड वाटर का है लेकिन साथ में लिखा हुआ प्रेशर टेबल। तो चूँकि आपको डेटा में प्रेशर नहीं गिवन, इस वजह से आप जो है वो टेम्परेचर से वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर से नहीं फाइंड आउट करेंगे। इस टेबल में उस वक्त आएँ कि अगर लेट से आपके पास प्रेशर मौजूद है
तो और टेबल भी सैचुरेटेड है, तो फिर आप यहाँ पर आके यहाँ से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब जो है वापस स्लाइड पे चले जाते हैं। सो उसने जो फाइंडिंग्स की उसने लिखा हुआ P इज़ इक्वल टू P सैचुरेटेड एट द रेट ऑफ 90 डिग्री C। पता लग रहा है कि ये P सैचुरेटेड उसने कैलकुलेट किया और एट द रेट 90 का 90 डिग्री C पे उसने, और साथ में टेबल भी मेंशन है, टेबल A4। जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो आपको भी इसी तरह न्यूमेरिकल को इसी तरह सॉल्व करना, साथ में टेबल मेंशन करना। ठीक है, सिंबल्स उसके प्रॉपर लिखने हैं, उसके यूनिट प्रॉपर लिखने हैं। सिंपल जवाब वैसे लिख दिया है इधर उधर से देख के, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। और यहाँ पर ख़ुद से उसने टेबल का बताया हुआ है, जहाँ पर उसने टेबल का ख़ुद से नहीं बताया होगा वहाँ पर आप खुद से टेबल फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर जिस टेबल को आप चूज़ करेंगे उसकी आपको लॉजिक या रीज़न बतानी होगी, क्योंकि विदाउट एनी एनालिसिस आपको कैसे पता चल गया कि इस टेबल में जाके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। आपको वहाँ पे रीज़न लिखनी होगी। ठीक है, रीज़न बताई जाएगी, समझाई जाएगी, और वो बताने समझाने का मकसद ये है कि जब आपसे असेसमेंट ली जाए तो यू हैव टू मेंशन इट। ओके जी। और प्रेशर उसने पूछा था, प्रेशर उसने लिख दिया पूरा प्रॉपर। हम तो खैर पूरी एग्जांपल कैलकुलेट कर चुके हैं, वैसे जो इधर लिखा हुआ उसको बता रहा हूँ कि किधर से चीज़ें हैं, क्या लिख रहा है वो। V इज़ इक्वल टू, अब वॉल्यूम चूँकि उसको चाहिए था, V इज़ इक्वल टू वी एफ एट द रेट ऑफ 90। वी एफ से ही अब मुझे पता चल रहा है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड का एफ वाला सिंबल, और अगर सैचुरेटेड वेपर होता तो उसका यहाँ पे VG लिखा होता। ये आपके पास टेबल के अंदर सिंबल्स गिवन है टॉप के ऊपर। सो V इज़ इक्वल टू वी एफ एट द रेट ऑफ 90, ये पूरा उसने वॉल्यूम लिख दिया, और वॉल्यूम को साथ में यूनिट मीटर क्यूब पर केजी, यूनिट के बगैर भी डेटा आपका इनकम्प्लीट है। और टेबल A4 से आपने डेटा को देखा। अच्छा, यहाँ पे बड़ी एक ज़रूरी बात है कि जो टेबल में डेटा गिवन था वो मीटर के ऊपर केजी में है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है, मीटर क्यूब के अंदर आपको गिवन होना चाहिए वॉल्यूम। तो ये अगर वॉल्यूम को मीटर क्यूब पर केजी से अगर केजी ख़त्म करना हो तो वो एक सूरत में हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। आपको ये वाला वॉल्यूम चाहिए जो कि नॉर्मल वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपको टेबल में ये गिवन है, टेबल के अंदर स्पेसिफिक गिवन है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे कि ये स्पेसिफिक के साथ मास को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्यूबिक मीटर वाला वॉल्यूम, उसने वही किया है कि नॉर्मल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक। तो मास का जो केजी है वो स्पेसिफिक वाले केजी को ख़त्म कर देगा, तो ये वॉल्यूम आ चुका है। क्योंकि उसने आपसे पूछा डिटरमाइन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम इन द टैंक। तो अगर आपको मैथ्स नहीं गिवन होता और मैथ्स आप फाइंड आउट भी किसी तरीके से नहीं कर सकते तो फिर माइट बी आ मेंशन वहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ही मेंशन कर देते। लेकिन चूँकि हमारे पास डेटा कंप्लीट मौजूद है तो इसलिए हमें मीटर क्यूब में वॉल्यूम बताना है, क्योंकि उसने वॉल्यूम पूछा है, उसने स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात नहीं की, पर केजी में वो इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पर उसने जो है वो टी-वी डायग्राम भी बनाई हुई है, हम भी बना सकते हैं। ये उसको पी सैचुरेटेड आपका प्रेशर जो टेबल से देखा है वो उसने बता दिया, और आप वी एफ के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, सैचुरेटेड लिक्विड के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो कर्व बनती है उसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट होता है वो सैचुरेटेड लिक्विड होता है, ये वाला पॉइंट सैचुरेटेड वेपर होता है, ये वाला जो पॉइंट है ये चीज़ें मिक्सचर है, ये सुपर हीटेड है, और ये आपके पास कंप्रेस है। तो लिहाजा उसने यहाँ पर इंडिकेशन की, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो वी एफ होता है। ये जो इस चीज़ का वॉल्यूम होता है वेपर का, उसको आप वी जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और एट 90 डिग्री आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए उसने 90 के ऊपर मेंशन किया हुआ। तो ये जो टीवी डायग्राम है वो हम भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है।
सर ये ग्राफ बनाना मस्ट है? आप मस्ट ही समझें, क्योंकि मस्ट समझेंगे तो फिर ही थोड़ा नॉलेज आएगा। बता दिया, साथ साथ बताता रहूँगा, जब बनाना आ जाएगा तो फिर ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो इधर उधर से चीज़ें आती रहेंगी। हर एग्जांपल में साथ साथ बताऊंगा तो एट द एंड आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप भी उसको बना सकें। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स टू। अच्छा, ये जो फ़िलहाल स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल पेस्टेड है, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर नहीं है, ये ब्रिटिश यूनिट के अंदर है। हम बुक से इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर कर लेंगे। सो ये हमारे पास फीट क्यूब के अंदर ये खैर उसका वॉल्यूम गिवन है। अब यहाँ पे जो चीज़ है, बल्कि इसको बुक से ही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये बुक के अंदर भी ब्रिटिश यूनिट के अंदर ही मेंशन है, तो मैं इसको एसआई से रिलेट करके आपको इसको कराने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो चीज़ गिवन है दैट इज़ वॉल्यूम 2 फीट क्यूब में। मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास कोई वॉल्यूम गिवन है, लेट से 5 गिवन है मीटर क्यूब, या कोई भी एक डेटा गिवन है, ठीक है। और सेचुरेटेड वाटर वेपर एट 50 psi ना, ठीक है। अब पी एस है, हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो आपको पता है कि हमारे पास पास्कल के अंदर प्रेशर का यूनिट होता है, ये आपके पास प्रेशर गिवन है। अब जब आपके पास एक लट से वॉल्यूम गिवन है और एक प्रेशर गिवन है, तो अब यहाँ पे आप बताएं कि आप टेम्परेचर टेबल देखेंगे या प्रेशर टेबल देखेंगे? प्रेशर। प्रेशर टेबल सर। प्रेशर देखेंगे सर, प्रेशर टेबल। प्रेशर टेबल भला क्यों देखेंगे, उसकी क्या रीज़न है वैसे? सर वो प्रेशर ऊपर शो हुआ हुआ है, क्वेश्चन में प्रेशर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? सर टेम्परेचर टेम्परेचर टेबल शो करेंगे सर, क्योंकि उसने टेम्परेचर मांगा है, डिटरमाइन द टेम्परेचर। ये सर टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर ही प्रेशर देखेंगे टेबल सर। देखेंगे। भाई क्वेश्चन को, सवाल कौन से टेबल को देख के करोगे? मांगा जो कुछ भी हुआ, मैं ये सर पूछ रहा हूँ प्रेशर कि टेबल को, टेम्परेचर से सर। सर प्रेशर टेबल। टेम्परेचर वाले जो हैं वो प्रेशर गिवन है तो किसको देखेंगे? प्रेशर को देख के वैल्यूज प्रेशर निकालनी को है या देखेंगे सर। टेम्परेचर? सर प्रेशर को देख के निकालेंगे वैल्यू। प्रेशर जब गिवन है तो प्रेशर को यूज़ करके ही आंसर निकालेंगे ना आप लोग। यस सर। जी सर। सो 50 psi को अगर कन्वर्ट किया जाए तो दैट इज़ 344। सर आपको स्टैंडर्ड में गिवन होगा, आपने नहीं कन्वर्ट वगैरह करना, ठीक है। और ये किलो पास्कल के अंदर ना डॉट से, ठीक। सर हमें हमेशा कन्वर्ट हुआ हुआ मिलेगा? हमेशा ही जी मिलेगा, एक ही दफ़ा क्विज होना तो हमेशा वाली इसमें बात ही नहीं है। एक क्विज एक ही सर फाइनल भी तो होना है।
हाँ, फाइनल भी तो होना है। अब फाइनल होगा, जो गुड़ से मरे उसे जहर क्यों दो। मुझे क्या ज़रूरत है कि आपको ब्रिटिश में दे के, और मैंने न्यूमेरिक आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है या आपसे कन्वर्जन करवानी है? कॉन्सेप्ट चेक करना है ना मैंने। यस सर, ठीक बिल्कुल। है, इस तरह के काम मैं नहीं करता कि इसमें सही वाली जो चीज़ है वो फाइंड आउट ही ना, और वो हीले बहाने मेरे सामने आते रहें कि वो जी कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो अटक गया था। काम की बात चेक की जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट आपको दिया जाएगा। सही हो गया सर। हाँ, अच्छा। अब लेट से वॉल्यूम साथ में आपको गिवन है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि 2 फीट क्यूब है आपके पास। उसको अगर मैं क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करूँ, सो दैट इज़ 0.056 मीटर क्यूब आ रहा है। ये वाला कितना लिखा था पहले? 344 344 हाँ 344 344 पॉइंट कुछ वो आगे लिखा था 738 या कुछ भी नहीं। सो एनी हो, हमें प्रेशर गिवन है, तो प्रेशर टेबल में जाएंगे और प्रेशर देखेंगे कि इस प्रेशर पर टेम्परेचर क्या है। अब जिनको पता नहीं लग रहा था कि कौन सा टेबल देखना है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, ज़रा स्टेटमेंट पे गौर करें। प्रेशर आपके पास डेटा में गिवन है, तो आप 344 या 50 psi उस प्रेशर पर जाएंगे और देखेंगे कि उस प्रेशर पर टेम्परेचर क्या मौजूद है। तो लिहाजा जब उस प्रेशर पर जाना, जो मैं कह रहा हूँ कि उस प्रेशर पर वैल्यू देखेंगे, उससे डेफिनेट सी बात है हम प्रेशर टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि इतने प्रेशर के ऊपर क्या टेम्परेचर अवेलेबल हमें, 50 psi के ऊपर या 344 के ऊपर क्या हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल है। तो उसके इतने प्रेशर के ऊपर, जो प्रेशर हमें गिवन है, उस प्रेशर के ऊपर रहते हुए हमने एक तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और मास ऑफ द वेपर इनसाइड द सिलेंडर, मास ऑफ द वेपर बताना है। ठीक है, अब वो क्यों वेपर कह रहा है, लेट से उसने लिक्विड नहीं कहा, खैर उसकी मर्जी है, वेपर कहे लिक्विड कहे जो कुछ भी कहे, उसने जो स्टेटमेंट पूछनी है पूछ लेगा। लेकिन इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। अगर स्टेटमेंट पे आप देखें तो लिखा हुआ है कि अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, और ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर पिस्टन बना हुआ। ठीक है, सो अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 2 फीट क्यूब, ये आपके पास ब्रिटिश के अंदर वॉल्यूम मौजूद है, ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर। वाटर है सब्सटेंस, और वो किस कंडीशन में मौजूद है? सैचुरेटेड वेपर के अंदर, सैचुरेटेड वेपर के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पर भी उसका जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो द मास ऑफ द वेपर के ऊपर है। सो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सो हम बुक के थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, प्रॉपर्टी टेबल में हम जाते हैं। अब जो टेम्परेचर टेबल के कह रहे थे, अगर इधर देखे तो इधर तो टेम्परेचर गिवन है 5, 10, 15, 20, तो टेम्परेचर तो हमने फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा ये तो कोई बात ना हुई कि हम टेम्परेचर को देख के वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, जबकि टेम्परेचर तो हमने खुद से फाइंड आउट करना है। सो लिहाजा टेम्परेचर टेबल नहीं, प्रेशर टेबल, क्योंकि प्रेशर आपको गिवन है। तो ये ओवरऑल पहले कॉलम के अंदर आपको प्रेशर गिवन है, तो आप देख लें कि आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो ये आपके पास सर वो तो प्रेशर 344 था, वो तो 344 था, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना सीख लेंगे, आप बड़ा कुछ भी सीखेंगे। ठीक है, सर अगर वैल्यू, हाँ जी आप कुछ कर लें। हाँ जी जितना सर 3444737 वैल्यू है।
344 737 पास्कल। वो तो ठीक है ना, आपके पास जो टेबल गिवन होता है ना, वो टेबल आपको किलो पास्कल में गिवन है, इसमें किलो पास्कल मेंशन या कर सर रहा पे 344 ही हो जाएगा सर, 344 की हो जाएगा, है। ठीक है। सो 344 किलो खैर, पास्कल। खैर हमें इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। वैल्यू अगर एग्जैक्ट नहीं आ रही तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाएंगे कि कैसे आपने वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, इन बिटवीन होगी, तो वो भी आपको सिखाऊंगा कैसे फाइंड आउट करनी। मैं सपोज करता हूँ कि 344 मेरे पास आ रहा था। लेट्स से कि मेरे पास जो डेटा है सपोज वो 350 की वन है ना, तो वो मुझको टेम्परेचर फाइंड आउट करने का कह रहा है। तो मैं टेम्परेचर देख लूँगा कि दैट इज़ लेट्स से 138.86, या अगर 50 लेट्स से है, खैर वो है तो 50 PSI, उसके ऊपर अगर देखना हो तो ये आपके पास है। ठीक है टेम्परेचर, तो लिहाजा हमारे पास, हम जस्ट सपोज करें कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास टेबल में मौजूद है, हमने उसके ऊपर टेम्परेचर निकाल लिया। फिर हमसे वो बात कर रहा था कि सैचुरेटेड मास ऑफ द वेपर की बात करें। ठीक है, अब मास ऑफ द वेपर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बड़ा आसान सा काम है। हम क्या करते स्पेसिफिक हैं, मैथ का फॉर्मूला। हम स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। उस स्पेसिफिक वॉल्यूम से हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ना, ये यहीं पे मैं मेंशन करता हूँ, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब पर केजी में, मीटर क्यूब पर केजी के अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो उसने आपसे, और आपके पास नॉर्मल जो वॉल्यूम है वो भी गिवन है, नॉर्मल वॉल्यूम आपके पास गिवन है। स्पेसिफिक का जो फॉर्मूला है उसमें आपके पास नॉर्मल वॉल्यूम ओवर मैथ। मैस। ठीक है, ये आपने टेबल से देख लिया, ये आपको डेटा के अंदर गिवन था। ठीक है, ये डेटा के अंदर गिवन था और ये आपने टेबल से फाइंड आउट कर लिया, तो लिहाजा आप मैस निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सो इसने भी उसी तरह किया हुआ है, वापस उस पर चले जाते हैं। कि मैं इतने प्रेशर पे गया 50 PSI पे, जस्ट सपोज कि हमें ये किलो पास्कल पे गिवन है, तो मैं प्रेशर टेबल पे गया। ठीक है, प्रेशर टेबल A5 टेबल पे गया और मैंने उस पर लिख दिया T इज़ इक्वल टू T सैचुरेटेड एट द रेट ऑफ 50 PSI, और ये मेरे ये फॉरनहाइट में मेरे पास वहाँ पर डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। ओके जी। अब आप जो इंटरेस्टेड थे जिस चीज़ में, वो मैथ्स था, लेकिन मैथ्स तो डायरेक्ट टेबल में गिवन नहीं होता, लिहाजा आपने वही फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें स्पेसिफिक और नॉर्मल वॉल्यूम का रिलेशन होता है। तो मैथ्स इज इक्वल टू नॉर्मल वॉल्यूम ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो आप टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये आपने टेबल से निकाल लिया, और ये आपको जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो डेटा में गिवन है, ये चीज़ ये यहाँ पे ये डेटा में गिवन है आपको 2 फीट का। ठीक है, सो आपके पास जो मैथ्स का आंसर आएगा, मैथ्स जो आपके पास आएगा दैट विल बी इन केजी। ये आपके पास LBM लिखा हुआ है, ये पाउंड मैथ्स लिखा हुआ है। जिन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा था उनको बताया था, ये खैर ब्रिटिश के अंदर मैथ्स का यूनिट होता है। ठीक है, पाउंड की सेंस में आप उसको मेजर करते हैं। सो हमारे पास स्टैंडर्ड में यूनिट्स गिवन होंगे, स्टैंडर्ड में हमारे पास आंसर आएंगे। अब रहेगी बात जो इस बात कर रहे थे वो ग्राफ वाली, के ग्राफ कैसे बनाए। अब आपको पता है कि आप प्रेशर आपको गिवन है, आप PV डायग्राम उसकी बना रहे हैं, और आपको बताया था कि प्रेशर की जो डायग्राम है वो डिक्रीजिंग सेंस में बनती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये लिक्विड, ये आपके पास जो पॉइंट होता है दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आपके पास दैट इज सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, सो आप भी यहाँ पे भी जो लेबल हुआ हुआ दैट इज़ सैचुरेटेड वेपर, और ये जो चीज़ उसने लेबल की हुई है दैट इज़ VG। क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि टेबल के अंदर 2 वॉल्यूम होते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर। वेपर के लिए G का सिंबल वो यूज़ करता है, लिक्विड के लिए वो F का सिंबल यूज़ करता है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेबल के ऊपर खुद से लिखा होता है। ठीक है, और जब आप
पीवी डायग्राम बना रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, एक चीज़ को तो आपको कांस्टेंट करना होता है, दैट इज़ योर टेम्परेचर। ठीक है, जो आपने टेबल से देखा था। जब आप टीवी डायग्राम बना रहे होते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब पीवी डायग्राम आप बना रहे हैं तो उस वक्त आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये कल ही पिछले लेक्चर में आपने देखा भी था कि P1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, आगे फिर P2, फिर P3, फिर P4, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट ग्राफ्स देखे थे। इसी तरह T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और फिर T2 भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ग्राफ्स के साथ साथ मेंशन होती हैं। मुझे हल्का हल्का आपकी बातों से शक पड़ता है कि आप बस ना अभी फ़िलहाल लेक्चर लेने ही आते हैं और लेक्चर लेके पढ़ते पूरा सारा ही हैं, बल्कि पूरा सारा नहीं पढ़ते कोई नहीं है। नहीं सर, पढ़ते हैं बाद में। चलो वो तो आइडिया हो जाएगा ज़रा, अल्लाह करे, ख्वाहिश तो यही है। अच्छा जी, सो अब ज़रा एग्जांपल 3.3 को देखते हैं। हमारे पास उसमें क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। इसको ज़रा मैं फुल स्क्रीन कर लूँ। जिसमें लिखा है मैस ऑफ 200 ग्राम, ये उसका मैस बताया हुआ 200। हम मैस के जो स्टैंडर्ड यूनिट आपको होता है केजी में ले रहे थे, तो अगर 200 ग्राम को केजी में मैं कन्वर्ट करूँ दैट मीन्स कि ये 0.2 किलोग्राम अगर कहीं मुझे यूज़ करना पड़ता है तो। यस सर। हाँ जी, ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है, ठीक है जी, इज़ कम्प्लीटली वेपराइज्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। ये 100 किलो पास्कल कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है, आपने इसको मुकम्मल तौर पर वेपर बनाया, इज़ कम्प्लीटली वेपराइज्ड। डिटरमाइन द वॉल्यूम चेंज, वो वॉल्यूम चेंज की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपने डायग्राम बनानी होती है तो आपको पता है ये वो लाइन है जिसके अंदर वो अपना फेस चेंज कर रहा होता है, दैट इज़ सैचुरेटेड लिक्विड, दैट इज़ मिक्सचर, और ये आपके पास सैचुरेटेड वेपर। ये पूरी लाइन जो होती है उसमें सैचुरेशन वो कंडीशन के अंदर होता है। सो अ मास of 200 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर इज़ कम्प्लीटली वेपराइज्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। ये उसने लेबल भी कर दिया, पीवी डायग्राम उसने बना दी कि 100 किलो पास्कल प्रेशर है और ये पूरी कांस्टेंट लाइन है। अभी ये भी डिस्कस करते हैं हम कि इस पूरी लाइन पे प्रेशर क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये भी देखते हैं ज़रा। और डिटरमाइन द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज को आपने बताना है। और वॉल्यूम चेंज से मुराद क्या है, ये जो पूरा ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ ये चीज़ जो है ये सारी, ये यानी कि वी जी और वी एफ का डिफरेंस, ठीक है, दैट इज़ योर चेंज इन वॉल्यूम। सो एक तो ये चीज़ बतानी है और दूसरी चीज़ जो बतानी है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू द वाटर। अब डेफिनेट सी बात है, सर्टन मैस था वो कम्प्लीटली वेपराइज हुआ, और वेपराइज विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हुआ या खुद ही हो गया? एनर्जी हुआ होगा सर। एनर्जी हुआ होगा। आप माशाल्लाह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, आपका यकीनन एनर्जी हुआ होगा, ठीक है, गालबन शायद नहीं अब। हाँ जी, नहीं सर, यकीन के साथ। हाँ ये पूरे हैं, एनुअल यकीन, हत्तुल यकीन, वो यकीन की भी 3-4 टाइप्स हैं। अच्छा जी, सो चलें जी, वो कह रहा है कि द अमाउंट, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ ना, कोई भी चीज़ जो है ना वो विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी तो किसी दूसरी कंडीशन में नहीं जा रही, एनर्जी है जो कि एक से दूसरी और सम हो। सो वो ये कह रहा है कि जब आपने उसको कम्प्लीटली वेपराइज किया है ना तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी बताएं। लेट्स से हम भी जब पानी को अगर गर्म करते हैं, किसी भी लिक्विड को अगर वेपराइज करना, हम चूल्हा जलाते हैं ना, उसके बैक एंड यस पे सर। गैस है ना, गैस का हमें बिल यस आ सर। रहा है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इफ़ एनीवन इज सेइंग कि जी बाहर मैंने रखा था वो खुद ही उड़ गया या जी यूं हो गया, तो वो अल्लाह ताला ने सनलाइट के सेंस में हमें एनर्जी प्रोवाइड की है। अगेन देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट।
Yes, सो हाँ, ये नहीं हम कह सकते कि दैट इज विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वही पूछा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर। अगेन वो एक बात आपसे की थी, माइट बी हाँ हमें इतना नॉलेज ना हो कि कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी लग गई है या हो क्या गया, माइट बी हम फिनोमेना से फेमिलियर ना हो, हमारा नॉलेज थोड़ा कम हो, लेकिन देर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, किसी भी चीज़ के बैक एंड पे। सो हमें वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर, ये फाइंड आउट कर दें। ठीक है जी, कर लेते हैं। अब जो इसमें कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि प्रेशर से चीज़ें ज़रा स्टूडेंट को समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैं एक टीवी डायग्राम बनाई है। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने इस तरह की टीवी डायग्राम्स पढ़ी भी हैं कि ये आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड है, ये वेपर, इस तरह की इंक्रीजिंग ग्राफ्स पढ़े हैं ना, ये भी पिछले लेक्चर में इस तरह, ये नहीं पढ़े? yes sir, पढ़े थे। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो ये वो लाइन है, इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट ही रह रहा है। ये देखें, इस पूरी लाइन के ऊपर जो टेम्परेचर है दैट इज़ कांस्टेंट। अब उस पे ले ही जाते हैं, Yes, sir. इतनी मेहनत से जो बनाई जा रहा हूँ। तो वो फेज चेंज में यूज हो रहा है सारा। हाँ, जो क्या energy- बात, क्या बात, लगता है थर्मो का तीसरा चैप्टर बच्चे ने पढ़ा। अच्छा, इसमें अब इशू ये है कि टेम्परेचर जो कांस्टेंट रह रहा है ना, उसके कांस्टेंट की वजह ये है कि सारी की सारी जो एनर्जी है ना, वो उसके फेज चेंज में यूटिलाइज हो रही। ठीक है, सारी की सारी जो एनर्जी है वो उसके फेज चेंज में यूटिलाइज हो रही। क्योंकि मैं एक मिनट उस वापस किसी डायग्राम पे ले जाता हूँ ज़रा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो टेम्परेचर इनका कुछ भी मैं अपनी तरफ से लेबल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 100 है ना, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको 150 कर देता हूँ। ठीक है, इस पूरी लाइन पे आप देखें, इस पूरी लाइन पे 100 ही है, इस पूरी लाइन पे 150, इस पूरी लाइन पे लेट से 200 ही है। तो फिर कॉन्टीन्यूसली उसको हीट सप्लाई आप किए जा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? बेसिकली टेम्परेचर इस वजह से नहीं बढ़ रहा कि वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है उसका फेज चेंज करने में, लिक्विड से वेपर बनाने में। जो ही वो वेपर बनेंगे, इसमें देखें आप फौरन से उसका टेम्परेचर शूट कर गया, इसमें भी आप Yes, देखें फ़ौरन से उसका टेम्परेचर शूट कर गया। क्यों? क्योंकि वो वेपर बन चुके हैं। अब एनर्जी वेपर को फर्दर किसी और फॉर्म में बनाने में सर्फ नहीं हो रही, वो उस चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें। और बॉइलिंग से पहले भी अगर आप देखें, बॉइलिंग से अगर आप पहले भी यानी कि फेज चेंज से पहले भी देखें, तो ये लाइन में देखें कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये लाइनें कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही हैं। जैसे फेज चेंज का प्रोसेस शुरू होगा, ये लाइन कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो आगाज़ वाली लाइन, इनमें टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही फेज़ चेंज करने का टाइम आता है तो कांस्टेंट हो कांस्टेंट, जाएगा। हाँ जी, कांस्टेंट होगा। सो वापस ज़रा जाते हैं उधर ही। इस वजह से उसने एक स्टेटमेंट यूज़ की थी कि 100 किलो पास्कल कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये फेज़ चेंज हुआ है, और ये सारी इस तरह की वर्डिंग यूज़ हुई थी। तो वो कांस्टेंट का मतलब ये है कि फेज चेंज में सारी एनर्जी उसकी यूटिलाइज हो रही है। फिर उसने कंप्लीटली का वर्ड भी यूज किया कि अब कंप्लीटली हो गया चेंज, मतलब मिक्सचर स्टेट से अब निकल चुका है वो। उसने कहा कंप्लीटली कंप्लीटली वेपर मैं से आ आपकी गया। बात मैं आपकी बात सुन, उधर जाके बताता हूँ, वापस आ रहा हूँ। आपके पास जो डेटा गिवन है ना, देखें आपके पास जो चीज़ गिवन है, तो ये एग्जांपल नहीं थी। 3.3 है, ज़रा एक मिनट कर लें। ये हमारे पास एग्जांपल 3.3 है ना, ठीक है जी। अब उसकी आप स्टेटमेंट चेक करें, उसके पास सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है ना, तो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर कहाँ पे होता है? ये जब मैं अगर सपोज मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये मैं टेम्परेट टीवी डायग्राम बना रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर सैचुरेटेड आपके पास लिक्विड होता है, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली वेपराइज कब होगा? ये पूरी लाइन से गुजर के इस प्रोसेस से जाएगा तो फिर ही कम्प्लीटली वेपराइज होगा ना, यूँ।
यस सर। ठीक है। या अगर मैं उसकी प्रेशर की बनाऊं तो इस लाइन से शुरू हुआ, ये अब कम्प्लीटली वेपराइज, अब वेपर बन गया। ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आएगा, तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक आया, तो इस वजह से वो कह रहा है कम्प्लीटली वेपराइज, तो इस पूरे पाथ से वो गुजरा इस वजह से। तो ये जो वॉल्यूम चेंज आएगा वो Vg और Vf उनका डिफरेंस होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 100 किलो पास्कल में प्रेशर गिवन, इसका मतलब है प्रेशर टेबल में हम जाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर ये वेपर वाले टेबल में जाएंगे हम? नहीं, वेपर वाले टेबल में नहीं, टेबल में आने देना बताता हूँ। हम सैचुरेटेड टेबल में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको वर्ड मेंशन था सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। वहाँ पे स्टेटमेंट गिवन थी कि मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। तो टेबल ठीक हो गया 3 टाइप के हैं, कॉम्प्रेस, सैचुरेटेड और सुपरहीटेड। कॉम्प्रेस, सैचुरेटेड और सुपरहीटेड, 3 नोयत है हमारे पास। ये जो टेम्परेचर या प्रेशर टेबल, ये किसी कैटेगरी में नहीं आते, ये तो बेसिकली टेम्परेचर गिवन है, ये प्रेशर गिवन है, ये उस लिहाज से कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज ये फेज चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो मेन उधर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉम्प्रेस, सैचुरेटेड और सुपरहीटेड, 3 चीज़ें। जी सर। हमारे पास अब 100 किलो पास्कल डेटा में गिवन था, तो मैं आ गया हूँ जी सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल में। प्रेशर टेबल में क्यों आया हूँ, मुझे गिवन था कि मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, तो दैट्स वाई प्रेशर टेबल। और वहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पर आने की ये थी, प्रेशर से पहले जो यहाँ पर आने की मेन चीज़ थी वो ये वर्ड है सैचुरेटेड। वहाँ पे गिवन है कि मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर, तो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर गिवन है वहाँ पर, तो सैचुरेटेड मैं टेबल में आया हूँ। और चूँकि वाटर है तो लिहाजा वाटर के टेबल में आया हूँ, मैं किसी और गैस के टेबल में या रेफ्रिजरेंट के टेबल में R134A या किसी और टेबल में नहीं गया। अब जी ओके सर। 100 किलो पास्कल की बात हो रही थी, तो ये आपके पास 100 गिवन है। अब आपने वॉल्यूम का चेंज फाइंड आउट करना है। हाँ जी, वॉल्यूम का तो ये वॉल्यूम आप नोट कर लें, ये आपके पास Vf का वॉल्यूम है, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड का, और ये आपके पास वॉल्यूम है सैचुरेटेड वेपर का। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, और एक और वहाँ पर आप चीज़ फाइंड आउट करेंगे अभी जाके, होपफुली, इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये एवेपोरेशन लिखा हुआ। ठीक है, इवैप लिखा हुआ, वेपराइजेशन, और उसका आंसर आपके पास लिखा हुआ किलो जूल पर केजी में, और हेडिंग है जी इंथाल्पी की, और उसका सिंबल है जी HFG, और वो आप स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं 2257। अब इसको भी देखते हैं कि इधर वो क्यों आ गया, इस जगह पर वो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे वेपोरेशन SFG भी लिखा हुआ है एंट्रोपी के साथ, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के साथ भी लिखा हुआ। तो ये ज़रा चीज़ बाद में ज़रा डिस्कस करते हैं, पहले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर आप देखें तो ये आपको VFG नज़र आ रहा है, VG माइनस VF। तो टेबल से हमने देखा कि 1.6941 से 0.001043 माइनस कर दो तो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है 1.6931। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो VF या VG का आपको टेबल के अंदर वॉल्यूम या एनर्जीज़ वगैरह गिवन होते हैं, ये सारी स्पेसिफिक में, इनके यूनिट्स आप सारों के देखें ना पर केजी की सेंस में होता है। ठीक है, तो लिहाजा आपके पास जो वॉल्यूम आया दैट इज़ मीटर क्यूब पर केजी, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर वॉल्यूम चेंज की बात हो रही, तो वॉल्यूम से मुराद है कि मीटर क्यूब में आंसर निकालो। ठीक है जी, हम मीटर क्यूब में निकाल देते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास सिंपल वॉल्यूम आ जाएगा। मैस से मल्टीप्लाई, मेरे पास मैस गिवन है 200 ग्राम में, तो अगर आपने केजी को ख़त्म करना है तो आपको केजी वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 200 ग्राम का मतलब ये है कि 0.2 kg, 200 ग्राम का मतलब ये है कि 0.2 किलोग्राम। सो 0.2 किलोग्राम से आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वॉल्यूम आ गया सिंपल 0.3386 मीटर क्यूब।
ये वो चेंज इन वॉल्यूम है जिसमें आप इंटरेस्टेड थे। अच्छा, अब जो दूसरी बात मैंने आपसे की थी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू द वाटर, या उसको जो रिक्वायर हुई है जिसने उसको वेपर कम्प्लीटली वेपराइज्ड किया। सो चैप्टर 2 ये द 3 के अंदर स्लाइड के अंदर जो है ना वो ये आपके पास एक डेफिनेशन गुजरी होगी। The amount of energy needed to vaporize a unit mass of a substance at a given pressure is the enthalpy of vaporization at that pressure, ना। So ये हमें बता रहा है कि the amount of energy required to vaporize a unit mass, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का पर केजी, ये शायद पिछले ये भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मैस है उसका 1 किलोग्राम, यूनिट मैस का मतलब ये है कि वन मैस का मतलब है कि यानी कि 1 किलोग्राम। सो अगर कोई भी चीज़ है उसका अगर 1 किलोग्राम आपने वेपराइज करना हो तो कितनी आपको एनर्जी लगेगी, यानी कि कितने किलो जूल पर केजी। सो उसको हम कहते हैं इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो मैंने अभी आपको दिखाया था टेबल के अंदर कि वहाँ पर हमारे पास HFG गिवन था। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन ये रेज़ किया था कि हमने इंटरनल एनर्जी को क्यों नहीं लिया, एंट्रोपी को क्यों नहीं लिया, और भी ऐसी चीज़ें थी। सो लिहाजा बाय डेफिनेशन हमारे पास इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन ही होती है जो कि उसको कम्प्लीटली वेपराइज कर रही है किलो जूल पर केजी के सेंस में। तो जो आपने टेबल से भी जो वैल्यू मैंने हाईलाइट की थी वहाँ पर, दैट वाज 2257 उतने किलो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर अब छोटी क्लासेस में जैसे पढ़ते हैं कि अगर 1 केजी के लिए 2257 है तो 0.2 केजी के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दें। सो 0.2 केजी जो है वो 2257 किलो जूल पर केजी से जब मल्टीप्लाई होगा तो केजी से कट जाएंगे। आपके पास जो 200 ग्राम मैस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 451.5 किलो जूल है। अब ये 2257 से कम आंसर क्यों आ गया, क्योंकि 1 किलोग्राम के लिए 2257 है और आपका मैस पूरा किलोग्राम तो है नहीं, आपका मैस 0.2 है, यानी कि दैट इज़ नॉट 1 केजी, दैट इज़ 0.2 किलोग्राम। यस सो सर। ये आपके पास इसमें कोई कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़? सर ये एक चीज़ पूछनी थी। जी जी। सर ये जो सा ऊपर डिफरेंस है वेपर और उस वाला VG माइनस वी एफ, तो ये VF माइनस VG भी तो हो सकता है, मतलब साइन अगर इस तरह। ठीक है। अच्छा, ये जब भी आप, पहली बात तो ये है कि जब भी आपके पास FG या इस तरह से मतलब इस तरह की कंडीशन आएगी तो हमेशा आप सैचुरेटेड वेपर से लिक्विड ही आपने माइनस किया होगा ना। ठीक है, 1.69। अब उसमें होता क्या है, जो चेंज होता है ना वो चेंज, अब पहली बात यह है कि चेंज नेगेटिव में आने भी नहीं लगा। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आप 5 किलोमीटर पे खड़े हैं तो आप उसके बाद 5 किलोमीटर और चलते आप 10 किलोमीटर कर लेते, तो ऐसा नहीं है कि आपने -5 किलोमीटर चला। जो चेंज, जो तब्दीली है वो पॉजिटिव में ही रहनी है। जो फ़र्क है ना, कभी नहीं, फ़र्क में जो फ़र्क है वो आपके पास पॉजिटिव में ही उसका आंसर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उसका वॉल्यूम सपोज मैं कह लेता हूँ 10 है, यहाँ पर जो उसका वॉल्यूम 2 है, तो जो इनके अंदर चेंज है वो 8 का ही चेंज है। जो चेंज है वो इनके अंदर 8 का चेंज है कि कितना वॉल्यूम के अंदर इसका जो है ना वो चेंज आया है। और बाकी मैं एक मिनट ज़रा और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। ये तो चलें वॉल्यूम के सेंस में ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये HFG है, ठीक है। तो HFG के केस में आप देखें ये आपके पास HG गिवन है, HG 2500 और HF गिवन है 29। तो इनको माइनस करके आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2484। ये एंट्रोपी आपके पास गिवन 8.9 और ये 0 पॉइंट समथिंग में, इन दोनों का फ़र्क लेके SFG लिखा हुआ। तो ये जो चीज़ है दैट इज़ G-F, जो कि जब आप वेपराइजेशन कर रहे हैं तो आप सैचुरेटेड वेपर माइनस सैचुरेटेड लिक्विड का रिस्पांस जो है ना वो ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इसी तरह करें।
ओके जी, बैक टू द एग्जांपल 3.3। अच्छा, ये उसने आपके लिए ये जो डायग्राम बनाई है ना, उसमें उसने बता दिया है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट सैचुरेटेड वेपर है, और एट अ कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल और P इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल पे आप ये सारा सिनेरियो ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ये बनाई है, और ये उसने मेंशन कर दिया नीचे VF और VG। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि पहले मैं थोड़ा सिनेरियो बिल्ड अप करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप टीवी डायग्राम बना रहे थे, आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे, ये तो आपके टेबल में गिवन है कि VG कितना है ना, मिसाल के तौर पे G वाला पॉइंट, ठीक है, और ये भी टेबल में गिवन है कि VF, ठीक है। ये वाला जो है वो अभी उसका खैर क्वेश्चन सो फॉर आपकी नज़र से नहीं गुजरा कॉम्प्रेस लिक्विड का, और ये वाला जो केस है दैट इज़ सुपर हीटेड, उसका भी अभी आपने टेबल रीड आउट करना नहीं सीखा और कंप्रेस करना नहीं सीखा, अभी 1 बाय 1 सीखी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो VF पर नहीं होता और VG पर नहीं होता और इसके दरमियान में ये देखें, मैं कितने सारे क्वेश्चन मार्क ज़रा लगाता हूँ, ये इधर किसी जगह पर है, तो आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ना तो आप VF ले सकते हैं ना आप VG ले सकते हैं, क्या ख्याल है? ये जो दरमियान में मैंने सारा सिनेरियो बना दिया है, इसकी जगह अगर VF की वैल्यू लेंगे तब भी आंसर गलत आएगा, VG के लेंगे तब भी आप एग्जैक्ट उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे उस पॉइंट को, क्या ख्याल है? ऐसा ही है? यस सर। सर हमें दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, सर डिफरेंस करेंगे। दोनों का डिफरेंस लोगे तो पूरी लाइन की चेंज आ जाएगी ना। मिसाल के तौर पे जी डिफरेंस वाले आ जाते हैं भाई ना, डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो डिफरेंस का मतलब तो ये है कि आपने इस पूरी लाइन को ले लिया, मैं अगर हूँ इस लाइन के मिडल में हूँ तो क्या डिफरेंस मेरी जगह को बता देगा? सर मेरे कहने का मतलब था कि हमें फिर दोनों को फाइंड करना पड़ेगा कि कितने वेपर फेज में है और कितना लिक्विड फेज में है अभी, हाँ। क्योंकि सर वो लिक्विड फॉर्म है ना। तो उसके लिए हमारी जो चीज़ हेल्प करती है ना, वो क्वालिटी की एक डेफिनेशन है, उसको हम स्टडी करते हैं, क्वालिटी का कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वालिटी वाली जो चीज़ है वो हमारी हेल्प करेगी कि एग्जैक्टली हम उस लाइन पर कहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह के जो इश्यूज होंगे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो क्वालिटी है वो हमारी इसमें रहनुमाई करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वालिटी बेसिकली है क्या। क्वालिटी जो आपके पास है दैट इज़ रेशो ऑफ द मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये जितने मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा था ना, ये सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन होता है। आपको नहीं पता कि कितना लिक्विड है कितना वेपर है, ये पूरी लाइन जो होती है ये दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो आपको ये नहीं आइडिया कि लिक्विड है या वेपर है, इस चीज़ का आइडिया नहीं। तो क्वालिटी कहती है कि जो मिक्सचर है उसके अंदर जो वेपर का मास है डिवाइडेड बाय द टोटल मास। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 kg है, तो आप कहते हैं कि 10 किलोग्राम का मेरे पास मिक्सचर है और उसमें 2 किलोग्राम जो है वो वेपर है और उसमें रेस्ट जो है वो लिक्विड है। यानी कि मिसाल के तौर पे 2 किलोग्राम वेपर है, 8 किलोग्राम लिक्विड है, और ओवरऑल मिक्सचर कितने किलोग्राम का है? 10 किलोग्राम का। तो अगर आपने क्वालिटी फाइंड आउट करनी होगी तो फिर आप 2/10 कर देंगे, यानी कि मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो क्वालिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अच्छा, अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप मिक्सचर की बात करें, दो चीज़ों का मिक्सचर है, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है या तो वो सारे का सारा सैचुरेटेड वेपर है, सारे का सारा अगर सैचुरेटेड वेपर है तो क्वालिटी 1 आ गई, अगर उसमें बिल्कुल भी वेपर नहीं है तो क्वालिटी 0 आ गई, और अगर वो इन बिटवीन है तो क्वालिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी फ्रॉम द 0 till 1। ठीक है, 0 से लेके 1 के दरमियान में क्वालिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। और जब सारे का सारा सैचुरेटेड लिक्विड होगा
जब सारे का सारा सैचुरेटेड लिक्विड होगा तो 0 है क्योंकि वेपर है ही कोई नहीं, और जब सारे का सारा सैचुरेटेड वेपर होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि सैचुरेटेड वेपर डिवाइडेड बाय द टोटल मास। ठीक है, अब मैं टोटल मास को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर। डेफिनेट सी बात है, अगर मिक्सचर है तो उसमें कुछ लिक्विड का होगा कुछ वेपर का होगा, अगर कोई एक नहीं भी मौजूद तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, लाजमी नहीं कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो मौजूद ही हों। ठीक है, अगर मौजूद नहीं है कोई वैल्यू तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास इसने 0 का बना या 1 का बना ना, उसको ज़रा एक दफ़ा और ज़रा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास ये डायग्राम है, ये मेरे पास पॉइंट है, मैं लेट से VF पे खड़ा हूँ। ठीक है, ये VF वाले पॉइंट से क्या मुराद है कि सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है कि मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अगर आप खड़े लिक्विड वाले फेज में हैं तो उसका तो मास ऑफ द वेपर उसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और टोटल लेट से 10 है, तो आंसर आपके पास क्वालिटी का क्या आंसर था आपके पास 0 आएगा। ठीक है, सो ये वो वाला केस है आपके पास। अब सपोज आपके पास आप जिस पॉइंट पे मौजूद हैं दैट इज सैचुरेटेड वेपर। सो सैचुरेटेड वेपर से क्या मुराद है, आप उसने लिखा हुआ मास ऑफ द वेपर, आप मौजूद ही इस पॉइंट पे, आपके तो सारे का सारा मास जो है वो वेपर है, तो लेट से 10 का 10 ही मेरे पास वेपर है डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्वालिटी आपके पास क्या होगी 1 होगी। तो इसीलिए इसकी अपर बाउंड ये है कि अगर सारा ही अगर सैचुरेटेड वेपर पे खड़े हैं तो क्वालिटी 1 है, सैचुरेटेड लिक्विड पे तो 0 है, और उसकी इन बिटवीन क्वालिटी वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अगर आप सैचुरेटेड लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहे हैं, और इसको हम लिक्विड वाले केस में आपको पता है कि F का सिंबल यूज़ करते हैं, वेपर वाले केस में हम G का सिंबल यूज़ करते हैं। या यहाँ पर भी आप देखें कि इसमें हाफ सैचुरेटेड वेपर है और हाफ सैचुरेटेड लिक्विड है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास बेसिकली सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है, और ऐसी बात नहीं है कि हाफ हाफ ही पोर्शन हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक 10%, एक 90%, एक 2% है, एक 20% है, एक 80% है, 50-50 भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक 0% है, एक 100% है, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है। कुछ भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास ना। यस सर। अच्छा, अब यही अगर हम मौजूद किस लाइन पे हैं तो उसके लिए हमारे पास अ, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही फार्मूला है जो यूज़ होना है, ये हम ड्राइव करके इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, लिहाजा कोई परेशानी वाली बात नहीं है हमारे पास। लेट से मैंने ये एक लाइन लिखी है V इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी जी। पहले तो ये बात बताएं कि ये V का जो यूनिट क्या है, ये जो मैंने लिखा ना V इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी जी, तो ये V है क्या? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज V? सर ये लिक्विड है। नहीं, V किस सिंबल को जाहिर करता है? V लिक्विड के लिए तो नहीं, सर वॉल्यूम को। वॉल्यूम को। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है या नॉर्मल वॉल्यूम है? सर अगर कैपिटल होगा तो फिर दूसरा वॉल्यूम होगा, अगर स्मॉल में होगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक होगा। है। ठीक है, ये सर ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम बताना है ना हमने, मतलब दोनों स्टेट्स में। ठीक है जी। ये हमारे पास सिंपल वॉल्यूम है, क्यूबिक मीटर में हमारे पास, क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम है, ये स्पेसिफिक नहीं है। और ठीक है जी, ये टोटल वॉल्यूम है लिक्विड प्लस वेपर के दोनों के मिक्सचर का वॉल्यूम। इस ये इक्वेशन गलत तो नहीं है, V इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी जी? नहीं सर ये भी पढ़ी है। अच्छा जी। सो मेरे पास ये जो V है
नॉर्मल जो वॉल्यूम उसको मैं लिख सकता हूँ मैस इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। यस सर लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके जी, ये वाला जो वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम है या वीएफ का वॉल्यूम है या वीजी का वॉल्यूम है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम सर। ठीक है, तो लिहाजा जब मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा तो उसके साथ मैं लिखूंगा कि टोटल मास और टोटल वॉल्यूम या यानी कि एवरेज वॉल्यूम। ठीक है, सो ये टोटल वाली चीज़ का मेरे पास मास और वॉल्यूम है। तो जब मैं वीएफ का फॉर्मूला लिखूंगा एमवी, तो मैं उसके साथ मेंशन करूंगा कि वीएफ से मुराद मेरा क्या है कि एमएफ और वीएफ। क्या ख्याल है, मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर करना करना चाहिए। चाहिए। सर हमें डिफरेंस भी तो पता हो ना, वो फर्स्ट वाले ठीक में और सेकंड वाले। ठीक है, ये वी जी है जी नॉर्मल वॉल्यूम। इसको अगर आपको मैथ्स और स्पेसिफिक से मल्टीप्लाई करें आप, तो आपको साथ साथ जी का सब्सक्रिप्ट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए सर। सर लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अब इसको क्या उसको कहते हैं, अब इसमें अगर आप देखें ये वाला जो आपके पास टोटल मास इनटू वी जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको पता है कि टोटल जो मास है वो बनता कैसे है? एफ और जी दोनों के मास को मिला के टोटल मास बनता है ना। जी यस सर। सर। यानी कि अगर कोई एम टी की बात करे तो मैं उसको कहूँगा कि एम एफ प्लस एम जी। तो उसने क्या काम किया, उसने एक फॉर्मूला लिखा है, उसने एक फॉर्मूला लिखा है एम एफ इज इक्वल टू एम टी माइनस एम जी। ये सही है या गलत है? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल मास किसके बराबर होता है? टोटल मास इज इक्वल टू एम एफ प्लस एम एम जी। एम टी के इक्वल होते हैं सर, फिर इन दोनों का ऐड कर लेंगे एम एफ और एम जी को। सेंगे तो सम के यहाँ, इक्वल होता है। हाँ जी, तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर मुझे एम एफ फाइंड आउट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने एम एफ फाइंड आउट कर लिया, एम एफ इज इक्वल टू एम टी माइनस एम जी। यस ठीक है, सर। अच्छा जी, तो अब बताता हूँ कि उसने यूज़ कहाँ पे किया, तो क्लियर कर देते हैं हर चीज़ को। ये जो आपके पास एम एफ था उसकी जगह उसने लिख दिया एम टी माइनस एम जी, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो एम जी और वी जी था उसको उसने एज इट इज़ लिख दिया, ये जो एम टी और वी जी था उसको भी उसने एज इट इज़ लिख दिया। सिर्फ उसने एम एफ की जगह क्या लिख दिया, एम टी माइनस एम जी। इसमें क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों इस तरह करना चाह रहा है, ये भी अभी बात ज़रा वाज़ेह हो जाएगी हमें। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन पे किसी को कोई इशू? एम टी वी इज इक्वल टू एम टी माइनस एम जी वी एफ प्लस एम जी वी जी। ठीक है, लिख सकते हैं सर। ठीक है। अब इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है कि इसने इसको इस तरह क्यों लिखा है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक सोची समझी स्कीम के तहत इसको टोटल मास से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को एम टी से डिवाइड कर देता हूँ टोटल मास से। तो जब मैं टोटल मास से इसको डिवाइड करूँगा तो इसका एम टी कट जाएगा, ये सिंपल वी एवरेज रह जाएगा। जब मैं इसको एम टी से डिवाइड करूँगा तो ये 1 बन जाएगा। जब मैं एम जी को एम टी से डिवाइड करूँगा तो मुझे ये बताएं कि एम जी डिवाइडेड बाय एम क्वालिटी टी, सर। क्वालिटी, ये पीछे अभी पढ़ा है। एम जी डिवाइडेड बाय एम टी क्या होता है? क्वालिटी, मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास। दैट इज एक्स। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, इस एम जी को एम टी से डिवाइड करूँगा, अगेन दैट इज क्वालिटी। ठीक है जी, सो मेरे पास अब चीज़ बन गई है वी एवरेज या टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वी एफ प्लस एक्स वी जी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली ये वी एफ को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन गया, वी एफ। और फिर मैंने x और वी एफ को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन गया, माइनस एक्स वी एफ, और ये क्या बन गया, प्लस एक्स वी जी। तो अब आप x कॉमन ले लें। ठीक है,
या -x कॉमन लेना, तो अंदर जो चीज़ बचेगी वो आपके पास, जो चीज़ बचेगी x आप कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पर चीज़ बन रही होगी vg माइनस vf, vg माइनस vf, ठीक है। तो अब ये मुझे बताएं कि ये जो चीज़ है vg माइनस vf जो होता है, ये vfg नहीं होता? ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिस बच्चा पूछ रहा था कि ये इस तरह क्यों डिफरेंस ले रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम का भी न्यूमेरिकली सॉल्व किया। यार आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? कबूतर रखे हैं मैंने यहाँ पे अपने पास। जी सर, हो सकता है इससे। और सर हमने इसको टोटल वो फाइंड करना है ना, तो इसका वॉल्यूम तो VFG को सिंपली हम लिखते हैं VG माइनस VF। ओके जी, सो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब सिंपल एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया ये वाला, V इज इक्वल टू VF प्लस एक्स VFG, या U इज इक्वल टू UF प्लस एक्स UFG, या H इज इक्वल टू HF प्लस एक्स HFG। U क्या होता है? ये इंटरनल एनर्जी। H क्या होता है? ये एंथैल्पी। तो यानी कि मिक्सचर रीजन के अंदर, जब हम मिक्सचर रीजन के अंदर होंगे, अगेन बात कर रहा हूँ, जब हम मिक्सचर रीजन के अंदर होंगे तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हम विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करेंगे कि ये हमें एग्जैक्ट मिक्सचर रीजन के अंदर अगर आप किसी भी पॉइंट पे, तो हमें ये एग्जैक्ट पॉइंट बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हैं तो क्वालिटी आपको एग्जैक्टली उस पॉइंट पे रह जाएगी, अगर आप यहाँ पर हैं तो क्वालिटी उसको एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ले जाएगी, ठीक है। सो ये अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप यानी कि यहाँ से मुझे रिमाइंड भी करवा दीजिएगा कि यानी कि ये फार्मूला एग्जैक्ट हमें उस पॉइंट पर ले जाने में हमारी कैसे हेल्प कर रहा है। फिर इस फार्मूला की मदद से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये सिर्फ मिक्सचर रीजन के लिए है। ये कंप्रेस रीजन में फार्मूला नहीं लगता, ये सुपर हीटेड रीजन में फार्मूला नहीं लगता। इसका कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी Yes, sir. का तो जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर रीजन के अंदर है। में देयर yes, इज नो मीनिंग ऑफ क्वालिटी इन कंप्रेस्ड लिक्विड एंड सुपर हीटेड। yes, क्वालिटी का कंप्रेस और सुपर हीटेड से कोई ताल्लुक नहीं। क्वालिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ mixture से सैचुरेटेड मिक्सचर रीजन के अंदर। उन बाहर वाले दोनों रीजन्स के अंदर क्वालिटी नॉट एप्लीकेबल है, एन नहीं, यानी कि हम नॉट एप्लीकेबल, हम उसको फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है। खैर ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो अभी आपका काम जो ये है कि एक तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसकी थोड़ा सा ग्राफ को देख लीजिएगा हल्का सा, और उसके बाद आप अपना क्विज़ तैयार करें, जो कि आपको चैप्टर 1 और 2 का क्विज़ का हुआ मंडे को, ठीक है। yes, sir. yes, sir. और बुक का सॉल्यूशन भी लाट से देखते हैं कि उसको भी लगाना है या नहीं लगाना। खैर सॉल्यूशन भी ऑनलाइन में वो बाले जान ही है, तो लेट्स सी क्या करना है। तो ये एनी हाउ ये है कि चैप्टर 1 और 2 का आपका क्विज़ होगा मंडे को, तो उसकी ज़रा अच्छे से जो एग्जांपल अगर आपको करवाएं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आप 8-10 लोग हैं तो आपका कोई 1-2 मिनट का वाइवा भी उस पर, उसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो उस क्विज़ की बेस के ऊपर जैसे असाइनमेंट दी जाती है और उसकी बेस पे क्विज़ ले लिया जाता है। तो यहाँ पर क्विज़ दे के हल्का फुल्का अगर वाइवा महसूस किया तो Okay, sir. हाँ डिस्कशन भी हो जाएगी, ठीक है जी। कर सी लेंगे यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। Okay, sir. ठीक है थैंक यू वेरी और मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.